हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1857 की क्रांति पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह। ये 1857 का जो विद्रोह है क्यों हुआ? पृष्ठभूमि क्या थी? कारण क्या था? प्रभाव क्या हुआ? शामिल कौन कौन था? यानी तमाम प्रकार के प्रश्न 1857 के विद्रोह को लेकर के सामने आ जाते हैं। कोई भी विद्रोह क्यों होगा? कोई भी विद्रोह असंतोष का परिणाम होता है। चाहे कोई व्यक्ति अपने घर में विद्रोह करे, चाहे वो समाज में करे, चाहे वो संस्थागत करे, विद्रोह किसी भी एंगल का हो, कारण उसका जो एक होता है वो होता है असंतोष। अब प्रश्न यहाँ उठता है, फिर असंतोष कहाँ था? असंतोष कहाँ पे था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या कुछ और? यानी कि 1857 के विद्रोह में सभी कारण मौजूद थे। सभी कारण उसमें शामिल थे। एक बड़ा विद्रोह किसी एक दिन का परिणाम होता है तो एक दिन का परिणाम नहीं होता है। कोई एक दिन में नाराज नहीं होता है, कोई एक दिन में हतोत्साहित नहीं होता है, लेकिन अगर एक एक दिन करते करते यदि वो लंबी यात्रा हो जाए तब वो विद्रोह का रूप ले लेती है। तो ऐसा क्या वजह था कि भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, यानी कि प्लासी के युद्ध के 100वें साल, प्लासी का युद्ध का उधर 100 साल पूरे हो रहे थे और इधर एक बड़े तबके में विद्रोह सामने आ गया। क्यों? साथियों, मैं इसके बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मर्स्टन। विस्काउंट पाल्मर्स्टन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह सामने आया।
ये विद्रोह कोई छोटा विद्रोह नहीं था। इसे सावरकर जी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा और एक किताब लिखी 1857 यानी 1857 का एक पुस्तक लिखा सावरकर जी ने और उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में कहा। सावरकर जी ने जहां इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। डिज़रायली महोदय इन्होंने कहा 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह हो। और ऐसे कुछ अन्य नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां इस पर किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ लोगों ने कहा यह कुछ चुने हुए सिपाहियों का विद्रोह है। विद्रोह किसी का भी हो, विद्रोह एक शासन के खिलाफ हुआ था, एक शासन की व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, एक शासन को इनकार करने की बात हुई थी। 1857 का विद्रोह में तत्कालिक कारण तो बहुत नॉर्मल था, कह सकते हैं। उसकी सत्यता भी थी कि जो कारतूस था उसे दांत से काट करके बंदूक में लगाना पड़ता था। उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था, चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये कारण तत्कालिक तो था। इसे मानने के लिए सैनिकों ने मना कर दिया और कहा कि हम ऐसे गोली का प्रयोग बंदूक में नहीं करेंगे जिससे हमारा धर्म नष्ट होता हो। और ये पहला व्यक्ति था कौन? ये पहला व्यक्ति 34वीं NI रेजिमेंट का एक सैनिक था। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। इन्होंने कहा था कि यदि हमारा धर्म नहीं तो किस काम हमारी जवानी है। अगर फिरंगी ना मारूं तो बेनाम हमारी मर्दानगी है, एक उनका कोटेशन था। और तभी उन्होंने कहा था कि फिरंगियों को मारो। फिरंगी मतलब अंग्रेजों को मारो। मंगल पांडे अकेले ही विद्रोह कर दिए और वहीं पे मौजूद 2 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिए। इनको पकड़ के फांसी दे दिया गया। लेकिन तभी इसके बीज पड़ गए कि विद्रोह तो होगा। अब विद्रोह होगा, लेकिन इसके कारण धीरे धीरे अलग अलग सामने आ रहे थे। इनके कारणों में राजनैतिक कारण जो था उस राजनीतिक कारण में 2 कारण महत्वपूर्ण थे। जो 2 कारण महत्वपूर्ण थे उसमें पहला कारण था डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत या नीति, और दूसरा
कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना। व्यक्तिगत सिद्धांत में भी हड़प नीति ही आती है, लेकिन कुशासन अलग से इसलिए बताया हूं क्योंकि कुशासन के रूप में 1856 में अवध को इन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो दूसरा महत्वपूर्ण नीति था लॉर्ड वेलेस्ली का, सहायक संधि। राजनीतिक कारणों में ये दो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जिसमें डलहौजी की नीति निर्णायक थी। क्यों? ऐसा क्या था इस व्यक्तिगत सिद्धांत में? ऐसा क्या था इस कुशासन की व्यवस्था में? ऐसा क्या था सहायक संधि में जिससे लोगों ने अपने राज्य को, अपने देश को अपने हाथ में लेने की कोशिश की? व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब यह था कि उत्तराधिकार यदि शासक का स्वयं का पुत्र है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो साम्राज्य ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेती थी। सतारा को सबसे पहले 1848 में विलय कर लिया गया और ये कहते हुए कर लिया गया कि गोद लेने की जो प्रथा है वो भारतीयों के समाज में जरूर रही होगी, लेकिन ये शासन ब्रिटिश का है और यहाँ ऐसा अलाउ नहीं है। उसके बाद में जैतपुर, संभल, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, इन सब का विलय कर लिया गया और अवध में कोई पॉइंट जब नहीं मिला तब 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया गया और कहा गया कि अवध में शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे जैसे स्थितियां बदलती गईं, उसी तरह से धीरे धीरे ये सब लोग नाराज होते चले गए। और ये छोटी बात नहीं थी। मद्रास मैसूर की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो लगभग उत्तर भारत में विद्रोह का बिगुल बज चुका था। डलहौजी जिस नीति को लागू करना चाहते थे उसमें संपूर्ण भारत को वो ब्रिटिश के कब्जे में रखना चाहते थे, किसी को भी इसमें अलग स्थायित्व तो नहीं देना चाहते थे। वही दूसरी नीति जो सहायक संधि का था, सहायक संधि में यह होता था कि आपका राज्य है, आपका यानी एक्स वाई जेड, मान लीजिए 3 अलग अलग शासक हैं और ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज मतलब वेलेस्ली। जब सहायक संधि की बात आए तो समझ जाइएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की बात हो रही है। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए कि हम पहले तो इनसे मिल करके इनको जीता, ऐसे ऐसे करके सबको अधीनस्थ बना लिया। अब इन लोगों से कहा देखिए आपको रक्षा व्यवस्था नहीं देखना है, आपको विदेश नीति नहीं देखना है, ये काम आप हम पे छोड़ दो, तुम राज करो, कहाँ युद्ध करोगे। तो ये बोले यक्ष महोदय, रे भाई साहब हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम पे आक्रमण को करेगा। तो बोले हम है ना, हमारी
10,000 की सैनिक टुकड़ी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। ये जो सेना है 10,000 की, ये अंग्रेजों की थी, इनके यहाँ नियुक्त की जाएगी। इसका खर्चा कौन देगा? ये यक्ष महोदय देंगे, खर्चा ये देंगे, लेकिन ये उत्तरदायित्व अंग्रेजों के प्रति होगी। ये कितने मूर्ख शासक थे। जब पैसा खुद कर लगाना था तो अपनी सेना नहीं बना पा रहे थे। लेकिन कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने इनकी सेना को तो अपने पास रखा और अब खर्चा तो ये देते। तो ये बात बिगड़ी कहाँ? ये नाराज फिर क्यों हुए? नाराज क्यों हुए? विद्रोह में शामिल क्यों हुए? ये विद्रोह का कारण फिर कैसे बना? जबकि इन्होंने तो कहा था कि रक्षा व्यवस्था आपका देखेंगे, विदेश नीति आपका देखेंगे, आपके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके मामले में हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। जब इतनी सहूलियत दिए थे ये लोग, तो ऐसी क्या बात हुई कि ये नाराज हो गए, ये गुस्सा हो गए और अंत में इनको युद्ध का यानी विद्रोह का साथ देना पड़ा? तो कारण ये था कि ये बातों में रक्षा व्यवस्था तो ये दिए, लेकिन इनको सैनिक शक्ति से पैदल कर दिए। इनकी सैनिक शक्ति खत्म हो गई। दूसरी चीज, इनकी गोपनीयता खत्म हो गई। सैनिक शक्ति खत्म, गोपनीयता खत्म, आज़ादी खत्म। किसी से भी बातचीत करने के लिए अब अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करने लगे थे। और उसके बाद में जब उत्तराधिकारी नहीं रह गए और अब उत्तराधिकारी नहीं हैं, 1853 से लेकर के 56 का कार्यकाल चल रहा है। 1848 से 56 का कार्यकाल डलहौजी का है और ये आ गया है। अब इसने कहा देखो भाई, आपके तो वैधानिक उत्तराधिकारी है नहीं, आपका राज्य हमारे राज्य में, चलो। अब ये क्यों नहीं लड़ सके? क्योंकि सैनिक शक्ति तो खत्म कर दिए थे लॉर्ड वेलेस्ली ने। कोई गोपनीय नियम क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वहाँ सेना पहले से मौजूद थी, गोपनीयता खत्म थी। बाहर कहीं संपर्क क्यों नहीं रख सके? विदेश नीति के लिए आज़ादी थी नहीं। यानी कि धीरे धीरे इन लोगों का जब राज ले लिया गया, तब ये लोग बन गए विद्रोही। और क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, तब बड़ा ही करना चाहिए। ये नीति भी कहती है और नियत भी कहती है कि जब सब कुछ हार चुके हो मैदाने जंग में, तो एक बार उठ करके देखो, शायद दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में हो। लड़ना चाहिए, गिरना चाहिए, फिर उठना चाहिए, फिर चलना चाहिए। इन नीतियों को हमारे भारतीयों ने बाखूबी समझ लिया था। यानी राजनीतिक कारणों में यह महत्वपूर्ण कारण था। अब है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ऐसा क्या था? किसी भी देश में सांस्कृतिक सुधार और खास करके जब उसमें धर्म निहित हो, तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। क्योंकि धर्म अफीम का काम करता है और धर्म के नाम पर किसी को मरने में भी और किसी को किसी की हत्या करने में भी कोई भी दहेज या दया नहीं होता है। परंपरा, प्रथा, अनुशासन, ये जो शब्द दिख रहे हैं, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये कई बार इतने खतरनाक भी होते हैं।
अभी हाल ही में खाप पंचायत के बारे में चर्चाएं आती रही हैं। अब जाकर के चर्चाएं कुछ पिछले 2-3 सालों में कम हुई हैं, नहीं तो आए दिन खाप पंचायत से किसी लड़की लड़के का सर कलम करके अलग कर देना, मार देने की परंपरा दिखती रही है। तो जो सालों साल चलता आया, हजारों साल चलता आया, उसको एक दिन में बदलने की नीति होगी तो जनता क्रुद्ध होगी, धार्मिक संप्रदाय के लोग दुखी होंगे तो विद्रोह करेंगे। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया था धार्मिक सुधार में? धार्मिक सुधार में सती प्रथा का अंत करना, धार्मिक सुधार के साथ दास प्रथा का अंत करना, सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, और ऐसे कई व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक सुधार किए गए थे जिससे कुछ सामाजिक ठेकेदारों को ठेस लगी थी। कहा जाता है कि जिससे नफरत करो तो उसकी अच्छाइयाँ भी अच्छी नहीं लगती, और जिससे प्रेम करो उसकी बुराइयाँ भी नादानी या अच्छा लगता है। अंग्रेज़ों से इतना नफरत होता जा रहा था कि सती प्रथा, दास प्रथा, कन्या हत्या, मानव हत्या या मानव बलि प्रथा, ये सब जो समाप्त किए गए, ये भी लोगों को अखर रहा था और ये नहीं चाहते थे कि हम अपना सुधार स्वयं कर लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसा लोग कहते थे। आर्थिक सुधार में क्या था? सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो फैक्टर था वो आर्थिक सुधार था। आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह में अगर सभी पक्ष को रखा जाए तो सारे पक्ष में मिलाकर के अगर 50% में आएंगे तो आर्थिक कारण अकेले 50% होगा। कहा गया है जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। यदि पैसा आदमी के पास आता रहता है तो या तो वो बहुत ही सभ्य बन जाएगा और या तो बहुत ही असभ्य बन जाएगा। बीच का ये नहीं, इनके पास बीच का स्थिति नहीं होता है। बीच का स्थिति वो होता है जो मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। आर्थिक कारणों में ऐसा क्या था कि 1857 के विद्रोह में इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया? जमींदार, यानी राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो व्यवस्थाएं बनाई गईं, इन व्यवस्थाओं में किसानों से खूब चूसा गया धन, यानी किसानों की हड्डियां केवल छोड़ी गईं, मांस पूरा निकाल लिया गया। साथ ही साथ कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण खाद्यान्न की कमी हुई और खाद्यान्न की कमी से अकाल पड़ा, और अकाल की स्थिति में अंग्रेज़ों ने साथ नहीं दिया तो कुछ लोग तो मर गए और जिन्होंने अपनों को खोया वो विद्रोही हो गए। वो विद्रोही हो गए, यानी कि एक तो स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति जो देसी उद्योग थे, बढ़ई, कुम्हार या अन्य प्रकार के जितने देसी उद्योग, प्रजापत्य उद्योग जो गांव में होते थे,
बुनकर, कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, इन लोगों के रोजगार समाप्त कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। ये लोग बेरोजगार हो गए और खेती के तरफ भगे और खेती भी साहूकारों के द्वारा ले ली गई धोखे से। अब ये मजदूर बन गए और मजदूर बनने के बाद अकाल के गर्त में चले गए और ये विद्रोही बन गए। यानी कि ब्रिटिश की नीतियाँ मानवता के नाम पे कुछ भी नहीं थी। ये केवल और केवल आर्थिक संसाधनों का दोहन करना और हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार करना इनकी नीति रही। तत्कालीन कारण में सैनिक कारण था और एक कारण और था, सैनिकों के साथ भेदभाव। एक तरफ अंग्रेजों को अच्छी व्यवस्था मिलती थी अंग्रेज सैनिकों को, और वहीं भारतीय सैनिकों को इनके आधा भी नहीं मिलता था। और जब ये अपना हक मांगते थे तब इनसे कहा जाता था कि तुम भिखारी हो, तुम्हें चुनने का अधिकार नहीं है, चुनने का अधिकार नहीं है, जो भी रूखा सूखा मिले उसे खा लो, अंग्रेजों की बराबरी ना करो, क्योंकि तुम लोग हमारे दास हो, तुम लोग हमारे नौकर हो, तुम लोग हमारे बंधक हो। अब इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा तत्कालिक कारण सैनिक भी था। 1844 में 34वीं NI बटालियन और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध सैन्य अभियान पर जाने से मना कर दिया था। यहीं से विद्रोह की उत्पत्ति मानी जाती है, जो आगे चल करके 1857 की विद्रोह की परिणति में जा करके सामने आया। इनके कारणों में, राजनीतिक कारणों में व्यक्तिगत नीति, सहायक संधि, सांस्कृतिक कारणों में यानी सामाजिक कारणों में सांस्कृतिक सुधार, नस्लीय भेदभाव, आर्थिक कारणों में राजस्व नीति, देसी उद्योग का पतन और सैनिक कारण में तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इन तमाम चीज़ों की वजह से सैनिक 1857 का विद्रोह हुआ। अब इनमें से हम एक एक करके देख लेते हैं। घटनाक्रम कैसे हुआ? चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं रेजिमेंट के NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने मना कर दिया और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हासन की हत्या कर दी। यहीं से शुरुआत हुआ 1857 का। यानी कि बैरकपुर छावनी की, याद रहे ये प्रश्न सारे बनेंगे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, चौंतीसवीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे। ये कहाँ था? पश्चिम बंगाल, तो बंगाल में था मंगल पांडे, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के। तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान में बलिया में पड़ता है ये जगह। गाजीपुर के निवासी थे। इन्होंने 29 मार्च बैरकपुर छावनी, 34वीं NI रेजिमेंट, मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया। ये की पॉइंट हैं आपके इस पॉइंट के।
इन्होंने मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हासन, इन दोनों को मार दिया। इनको भी मार दिया गोली, इनको भी मार दिया। कहे चलो जब विद्रोह कर ही दिए हैं तो कम से कम हम फांसी चढ़ेंगे ही, तो हम कम से एक के बदले 2-3 को तो मारें। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग को मारा, जनरल हासन को मारा। और फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यानी इन्हें सैनिक अदालत ने निर्णय सुनाया और फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई, उसके बाद में जगह जगह विद्रोह के सुर निकलने लगे। 10 मई 1857 मेरठ में छावनी थी। उस छावनी के 20 NI रेजिमेंट और 3 LC रेजिमेंट के पैदल टुकड़ी ने जो चर्बी युक्त कारतूस था उसे प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके दिल्ली की तरफ बढ़ चले। क्यों दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ गए, तो हम बताते हैं। उसके पहले बता दें कि 5 जून को कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, पूरा नेम धोधू पंत, इनके नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह हुआ और तांत्या टोपे ने इनका सहयोग किया। लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे? जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो दिल्ली में क्यों जा रहे थे? दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर, इनको बादशाह घोषित करने, और सबसे अच्छी विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता चरम पे थी। हिंदू मुस्लिम हर कोई बादशाह किसे बनाना चाहता था? मोहम्मद शाह जफर को। और इनको दिल्ली पहुंच करके नेतृत्व दिए कि आप नेतृत्व को संभालिए और हम हिंदुस्तान आज़ाद करके आपको देंगे और हम पूरी जनता आपके नेतृत्व में राज करेंगे। बहादुर शाह जफर ने इसे स्वीकार किया और दिल्ली में बख्त खां, इनको इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया और बख्त खां को जब सेनापति नियुक्त किया गया और फिर विद्रोह शुरू हुआ, इतना ज़्यादा हावी हुआ, धीरे धीरे कुछ लोग जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे नहीं किए होते तो 100 साल तक हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 90 सालों तक जो हमने इंतज़ार किया वो इंतज़ार हमको नहीं करना पड़ता। 20 सितंबर को हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह द्वितीय जफर को
गिरफ्तार कर लिया गया और इनके बंधु बांधवों सहित रंगून भेज दिया गया, मतलब बर्मा भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कविता लिखे थे। कविता क्या था, इन्होंने अपना एक दर्द बयां किया था कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपने मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब न हुआ। ये इनका दर्द था जो इन्होंने अपने अंतिम समय में बोला था। ये कविता लिखा करते थे, उसी कविता में ये दर्द इन्होंने अपना बयां किया था। सभी लोगों को गिरफ्तार करके धीरे धीरे विद्रोह को दबा दिया गया और फिर एक नवीनीकरण के रूप में अंग्रेज सामने आए। लखनऊ में 4 जून को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। बेगम हजरत महल अपने पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के नेतृत्व में, बिरजिस कादिर के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में ये नेपाल चली गईं। जब पराजित हुई फिर ये नेपाल भाग गईं। ग्वालियर में रानी झांसी ने विद्रोह किया और जब ग्वालियर में इनको दबाया गया, बाद में झांसी पहुंच गईं। झांसी में इनका पीछा करते हुए जनरल ह्यूरोज पीछा करता हुआ पहुंचा और वहीं पे 17 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई। इनके बारे में ह्यूरोज ने कहा है कि हिंदुस्तान में यह अकेली मर्द थी, यह अकेली मर्द थी। मतलब कि औरत ने वो काम किया जो एक मर्द भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इनको मर्द बताया गया। अरे एक औरत का सम्मान बढ़ाते, लेकिन बोले भी तो प्रतिसत्तात्मक वंशी शब्द। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व संभाला था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह या शेर कहा जाता था। फैजाबाद के नेतृत्व जब मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला, इन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग क्रांति में भाग लीजिए और हम इन फिरंगियों को एक क्षण में भगा देंगे। इनके बातों में, इनके भाषण में बहुत तेज होता था। इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम सरकार ने रखा था। मतलब जो व्यक्ति इनको जिंदा या मुर्दा सरकार के पास लाएगा उसको ये 50,000 रुपया दिया जाना था। बड़ी बात थी। रुहेलखंड का नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे और इन खान बहादुर खां को बहादुर शाह जफर ने अपना सूबेदार नियुक्त किया था। जब इन्हें बादशाह बनाया गया तो इन्होंने दिल्ली में बख्त खां को सेनापति और खान बहादुर खां को रुहेलखंड में
सूबेदार नियुक्त किए थे। वहीं मणिपुर में नरेंद्र सिंह ने नेतृत्व संभाला था। असम में दीवान मनीराम दत्त, इन्होंने नेतृत्व संभाला था। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व संभाला था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, मेरठ में कदम सिंह ने, हरियाणा में राव तुलाराम ने। साथियों, ये अलग अलग स्थानों पे नेतृत्व संभालने वाले थे, लेकिन यह विद्रोह असफल क्यों हुआ? यह विद्रोह असफल हो गया क्यों? ये पूरा भारत है। भारत का एक पक्ष यक्का दुक्का कहीं विद्रोह हुआ, बाकी ये शांत रहा। और उत्तर भारत दो भागों में बटा हुआ था। यानी एक तरफ जो जमींदार वर्ग थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दूसरी ओर पढ़े लिखे व्यक्ति इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। तीसरे व्यक्ति कुछ शासक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नेतृत्व का अभाव था। इसके लिए कह सकते हैं कि क्लियरिटी नहीं थी कि नेतृत्व कौन करेगा। मात्र गुस्सा था, लेकिन विद्रोह के पश्चात का लक्ष्य नहीं था, नहीं पता था। दूसरी बात कि इनके पास में आर्थिक अभाव था, एकता का अभाव था, इनके पास संयम नहीं था। और इसीलिए एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि यदि इनमें से इस विद्रोह में कोई भी मात्र एक योग्य नेता होता तो हमें यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ता। वहीं लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया हमारा साथ नहीं दिए होते तो हम यहाँ इस तूफान में उड़ गए होते। यानी एकता का अभाव न होना, पढ़े लिखे लोगों का साथ न होना, अलग अलग समय पे विद्रोह होना, एक साथ विद्रोह न होना। पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होता तो ये नहीं दबा पाते, लेकिन जब अलग अलग समय में विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को अपनी स्थिति सुधारने में और सैनिकों को खाली करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन सभी अभाव के चलते यह विद्रोह असफल हुआ। अब विद्रोह जब असफल हो गया, उसके पश्चात क्या हुआ? विद्रोह दबा दिया गया। दबाने के बाद में अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया, पील आयोग। पील आयोग ने जब सर्वे किया, जांच किया, तब पाया कि भारतीयों की संख्या ज़्यादा है सेना में। तो भारतीयों की संख्या पहले 5:1 था, इसे कम करके 2:1 कर दिया गया। पहले 5 भारतीय सैनिक थे, 1 अंग्रेज होते थे। अब 1 अंग्रेज सैनिक पे 2 केवल भारतीय रखे गए। जातीय आधार पर सैनिकों को बांट दिया गया। सिख, जाट, राजपूत, इन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया। यानी कि ये लोग उस समय अंग्रेजों का साथ दिए थे। बाकी जो अंग्रेजों के साथ अवध के सैनिकों को लेने से मना कर दिया गया।
इक्का दुक्का दिखाई देने लगे। बाकी क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्रोही यही थे अवध के, बिहार के, इनको लड़ाकू जाति नहीं घोषित किया गया, इनको हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात 1858 में एक्ट पारित करके भारत का शासन अब सीधे क्राउन के हाथ में चला गया। क्राउन मतलब ब्रिटिश के हाथ में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म। और इस एक्ट में गवर्नर जनरल को सूबेदार कहा जाने लगा। यानी कि गवर्नर जनरल की फितरत बदल दी गई। 1858 के एक्ट के तहत कई स्थितियां बदल दी गईं और पूरा शासन सूबेदार नहीं वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय बना दिया गया, यानी कि ब्रिटिश के हाथ में पूरी सत्ता चली गई। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।